वेलकम ऑल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 2 दैट इज को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये वाला यूनिट जो है ये क्वाइट लेंथी है, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो कुछ पिछले 2-3 सालों में आए हुए हैं, कैरिंग 4 and 6 मार्क्स ईच। तो आप इनको देखिएगा अच्छे से। अभी हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये जो को करिकुलर वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, दैट्स को एंड करिकुलर। को की मीनिंग है कंपेनियन एंड करिकुलर की मीनिंग जो है दैट्स कोर्स ऑफ स्टडी। तो देखिए जो को करिकुलर वर्ड जो है ये क्या बताता है कि जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं पढ़ने के बगैर, पढ़ने के अलावा जो भी हम स्कूल में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं पढ़ने के बगैर, उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो ये जो को करिकुलर, जैसे कि यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, मॉर्निंग असेंबली है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, एनसीसी जैसे होती है, स्काउटिंग होते हैं, एनएसएस होते हैं, वो हम आगे चलकर अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। तो जो ये वाली एक्टिविटीज़ हम करते हैं इनको हम बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। Co-curricular activities are those activities that operates outside the डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम आउट ऑफ क्लास बट विद इन द स्कूल। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा स्कूल कंडक्ट कराता है, जहाँ हम पढ़ते हैं। ये वाली एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर होती हैं बट क्लास के बाहर। क्लास में हम सिर्फ पढ़ते हैं, तो क्लास के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ क्या करती है, ये एक्टिविटीज़ एक बच्चे की फिजिकल, सोशल, मेंटल, कल्चरल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट करती है। कैसे? ये एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चे की फ़िज़िकल यानी बॉडी की डेवलपमेंट होती है जब वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है। उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है, वो कैसे लोगों से बातचीत करेगा। उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है यानी उसका माइंड अच्छे से काम करने लगता है। उसकी कल्चरल डेवलपमेंट होती है, उसको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी अगर आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें हार और जीत भी होती है। इट्स ऑब्वियस, कोई एक टीम हार जाती है तो कोई एक टीम जीत भी जाती है। तो आप उस टाइम पे कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, कैसे बैलेंस रखोगे, तो ये सीखते हो आप इन गेम्स, इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से। आपका मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, आप अपनी टीम में काम करते हो, आपको पता चलता है कि कैसे उनके साथ बातचीत करनी है या कभी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे करना है। ये सारा कुछ आप इन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ से सीखते हो, यानी एक इंसान जो है वो डिसिप्लिनेड बन जाता है। यहाँ पे हमने देखा इनकी एग्जाम्पल जो है वो मॉर्निंग असेंबली है, ट्रिप्स हैं, गेम्स एंड सपोर्ट्स हैं, स्काउटिंग, डिबेट्स, एनएसएस एंड एनसीसी। इनको हम आगे जाके अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? पहले हम देखेंगे फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस। फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे जब हम अलग अलग गेम्स करते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो मूव करने लगती है। अलग अलग एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी की जब हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल फिटनेस मेंटेन रहती है। तो जब आप कोई गेम खेलते हो आप फिज़िकली फ़िट रहते हो। इससे क्या होता है, हमारी हेल्दी डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी की। दूसरा है इसका साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं जब हम गेम्स खेलते हैं, डिबेट्स करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे इमोशंस जो हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। हम अपने सेंटिमेंट्स को राइट वे में लगा सकते हैं, हम अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज़ एंड टैलेंट्स। तो जब हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं, तो आपके जो भी टैलेंट्स हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। आप गेम्स खेलते हो, डिबेट्स कंडक्ट करते हो, मॉर्निंग असेंबली में आप स्पीच देते हो, उन सब से क्या होता है, आपका टैलेंट जो है वो डेवलप होता है। इसका फोर्थ पॉइंट है सोशल इम्पोर्टेंस। देखिए
सो ये सोशल इम्पोर्टेंस में क्या है, ये सोसाइटी के रिलेटेड है। जब आप अलग अलग गेम्स खेलते हो, इनमें आपको ग्रुप्स में भी खेलना होता है, राइट। तो अलग अलग जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट्स होते हैं, फोक एक्टिविटीज़ या मॉर्निंग असेंबली होती है, इनमें क्या होता है कि आप अलग अलग बच्चों से बात करते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली में जाते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग बच्चों से बातचीत करनी होती है। इसमें क्या होता है, आप सीखते हो कि लोगों से कैसे बात करनी होती है। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, फेलो फीलिंग, सिंसियरिटी। आप में गुड टेम्परामेंट आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है। तो इसके बाद है डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस। तो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या होता है कि बच्चे में डिसिप्लिन आ जाता है। तो व्हेन यू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वहाँ पर अलग अलग रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर कोई नहीं करेगा तो अच्छा, यहाँ पे हम डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन यू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, इससे क्या होता है, स्टूडेंट में वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है। तो जब बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। तो अगर इन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उनको गेम से बाहर भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और धीरे धीरे वो एक डिसिप्लिनड लाइफ भी जीता है। इसके बाद है मॉरल इम्पोर्टेंस। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जब इनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी जो मॉरल एंड एथिकल क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे में ये क्वालिटीज़ नहीं भी हैं, अगर उसको पता भी नहीं होगा कि एथिक्स क्या है, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, जब वो गेम्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसको ये सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी फॉलो करनी पड़ती है। तो उसको फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी दिखाना होता है गेम में। तो इन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से आपका मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाता है। इसके बाद है लीडरशिप इम्पोर्टेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटी का। तो जब इंसान को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो पता ही होगा आपको, इन सारी गेम्स में आपको एक लीडर भी चाहिए होता है, एक कैप्टन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये सारी क्वालिटीज़ आप में आ जाएंगी तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे पहले लिटरेरी और दूसरा है नॉन लिटरेरी। लिटरेरी में आप देखिए बेटा, इसमें डिबेट्स आता है, स्कूल मैगज़ीन आता है और लाइब्रेरी आते हैं। अभी हम ये तीन वाले डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो जो दूसरा वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे हम नॉन लिटरेरी। फिर नॉन लिटरेरी में फर्दर आता है सोशल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो पहले हम अभी यहाँ पे देखेंगे लिटरेरी एक्टिविटीज़। These activities lead to the intellectual development and self-expression of the pupils. The children get an opportunity to do the mental exercise in the educational institutions. तो ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं ये क्या करती है, इनसे एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है। वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे डिबेट्स हो, चाहे स्कूल मैगजीन्स हो या लाइब्रेरी हो। लिटरेरी एक्टिविटीज़ यानी कि इनमें आपको कुछ लिखना होता है, कुछ बोलना होता है ये वाली एक्टिविटीज़ में। तो इनसे क्या होता है, एक बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है कि उसकी मेंटल एक्सरसाइज जो होती है ये हो जाती है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जब ये वाली एक्टिविटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कराई जाएंगी। तो यहाँ अब है पहला इसका पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। तो डिबेट क्या है? डिबेट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिस्कशन इन विच वन और मोर स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर व्यूज फॉर एंड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए, जो ये डिबेट्स हैं ये एक फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिस्कशन है, यानी कि आप इसमें पढ़ के बोलते हो, इसमें आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो और अलग अलग आप बुक्स पढ़ते हो, फिर आप नए नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हो।
उसी को बोलते हैं हम डिबेट्स। इसमें क्या होता है, दे आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिबट द अपोजिट साइड। इसमें डिबेटर क्या होता है, जो इसमें डिस्कशंस करने वाले होते हैं, जो इसमें पार्ट लेने वाले होते हैं, उनको कोई टॉपिक दिया जाता है, फिर उनको क्या करना होता है, इनको एक मौका दिया जाता है कि जो अपोजिट की टीम है उसको हराना होता है, यानी कि इसको ऐसे ऐसे पॉइंट्स देने होते हैं जो सामने वाली टीम है वो, ताकि वो हार जाए इनसे। और इनमें क्या होता है, जो डिबेटर होता है ये खाली एक व्यू देखता है और इसको अपने आर्गुमेंट से डिफेंड करता है, यानी कि इनको एक टॉपिक दिया जाता है, इनको पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना होता है, या तो उसके खिलाफ या उसके फेवर में। फिर क्या होता है, और अपने अपने ग्रुप के स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने अपने व्यूज़ रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे उन बच्चों में एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, जब आपके स्कूल में डिबेट्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो आपने उसमें देखा होगा दो ग्रुप्स होते हैं या 3 ग्रुप्स होते हैं, तो वो अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, वो अपनी अपनी व्यूज़ रखते हैं। अब है इसका इम्पोर्टेंस, एम्स और एडवांटेज ऑफ डिबेट्स। पहला है इसका लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस या लिंग्विस्टिक वैल्यू। तो इसमें हम देखेंगे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस ये या सिंपोजिया होते हैं, इनसे क्या होता है, इंसान की लिंग्विस्टिक एबिलिटी बढ़ जाती है। लिंग्विस्टिक यानी कि बच्चा जो मुंह से बोलता है, जो इसकी लैंग्वेज होती है, जो वर्बल होती है यानी कि ज़बानी जो हम बोलते हैं, तो बोलने की एबिलिटी होती है, यानी लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो बच्चे की होती है वो अच्छी हो जाती है। जब एक बच्चा डिबेट्स में हिस्सा लेता है, डिस्कशंस में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसको समझ आता है कि मुझे जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहाँ से मुझे कलेक्ट करना है, और इसकी वजह से उसको उसकी नॉलेज जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब है इंटेलेक्चुअल इम्पोर्टेंस। इंटेलेक्चुअल इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे ये जो दिस टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल इन क्लियर लॉजिकल विगोरियस एंड ओरिजिनल थिंकिंग। दे प्रोवाइड द बेस्ट मीन्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये वाली को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इंसान इनसे क्या करता है, अपने आइडियाज़, अपने डिबेट्स इनमें इन्वॉल्व करता है या अपने आइडियाज़ इसमें रखता है। तो इससे क्या होता है, वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके बोलने का अंदाज़ डेवलप हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, और बार बार डिबेट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू या ऑर्गेनाइजेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये वाली लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे डिबेट्स हों, डिस्कशंस हो या कुछ और हो, इससे क्या होता है, इससे बच्चे में एक आइडिया आ जाता है, इससे बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ होता है, वो बोलना सीख जाता है अच्छे से। जब बच्चा डिबेट्स में बार बार पार्टिसिपेट करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी स्पीच हैबिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, और दूसरों को वो कन्विंस कर सकता है, दूसरों को वो मना सकता है, अपनी बात जो वो अपनी बात रखेगा वो उससे लोगों को मना सकता है, और जो उसको इन चीज़ों की वजह से आ जाएगा। अब है वोकेशनल इम्पोर्टेंस। वोकेशनल इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे ट्रेनिंग इन डिस्कशन, आर्गुमेंटेशन एंड ओरेटरी इज़ इम्पॉर्टेंट इन लेटर लाइफ, स्पेशली इन सर्टन वोकेशंस लाइक टीचिंग, प्लीडिंग एंड पब्लिक लीडरशिप। इफेक्टिव स्पीकिंग इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए पब्लिक लीडर। देखिए, जब एक बच्चे में लिंग्विस्टिक है वो डेवलपमेंट हो जाएगी, चाहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो आगे जाकर उसको आगे जाकर वोकेशंस में भी वो अपना एक अच्छा खासा ये फील्ड बना सकता है, चाहे टीचिंग हो या लीडरशिप हो, क्योंकि उसको बोलना अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हुई होगी, क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से हुई होगी। तो वो ये है इसका वोकेशनल इम्पोर्टेंस। अब देखेंगे हम इसकी इमोशनल इम्पोर्टेंस। इमोशनल इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे डिबेट्स एंड डिस्कशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल
role in the training of emotions. They have cathartic effect on the emotions of the child. तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो हो जाती है, बच्चे के इमोशन जो होते हैं वो ट्रेन हो जाते हैं, बच्चे के उसके सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि बच्चा अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। अब है डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस। तो डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस में क्या है, इन डिबेट्स और डिस्कशन से बच्चों को दूसरों को सुनने की भी ट्रेनिंग मिलती है, दूसरों को ध्यान से सुनना, पेशेंस से सुनना, ये जो क्वालिटी है, ये स्किल है, इनमें डेवलप हो जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिबेट्स। तो डिबेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे। पहला है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। टीचर्स जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको कोई यूज़फुल टॉपिक लेना चाहिए, तो बाद में बच्चे उसमें फिर अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर प्लानिंग। डिबेट्स मस्ट बी प्रॉपरली प्लानड। तो उसके लिए हमें डेट और टाइम जो है वो अच्छे से पहले बोलनी है बच्चों को, डेट क्या है, टाइम क्या है, वो नोट हो जानी चाहिए, और टॉपिक भी हमें अनाउंस करना चाहिए एडवांस में। इससे क्या होगा, इससे बच्चे उनमें उनको इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें पार्ट लेने के लिए। इसके बाद है इनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो टीचर्स को इंश्योर करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वाली चीज़ों में बच्चों की पार्टिसिपेशन हो जाए, इन डिबेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। इसके बाद है टीचर्स गाइडेंस। तो टीचर्स अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइड करते हैं रिगार्डिंग रेफरेंसेस एंड सोर्स मटेरियल। तो स्पीच प्रोसीजर्स कैसा होना चाहिए, ये टीचर्स उसमें गाइड करते हैं बच्चों को। फिर है कंडक्टिंग द डिबेट। फिर जो डेट दी गई होती है, टाइम दिया गया होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर डिबेट कंडक्ट करते हैं। उसके बाद है फॉलो अप एंड इवेलुएशन। द डिबेट इज देन फॉलोड अप एंड इवेलुएटेड इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। द क्राइटेरिया फॉर इवेलुएशन में बी फिक्स्ड अप इन क्लियर कट टर्म्स। यानी कि क्या बच्चे उस टॉपिक के साथ स्टिक रहे, क्या उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो उन्होंने अच्छे से समझा, वो उन्होंने अच्छे से बोला, शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स तो नहीं रही, वैलिड एविडेंस थे। तो ये वाली चीज़ें फिर फॉलो अप एंड इवेलुएशन में होती हैं। तो इन वाली स्टेप्स में ये चीज़ें होती है, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, प्रॉपर प्लानिंग, इंकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, टीचर्स गाइडेंस, कंडक्टिंग द डिबेट, फॉलो अप एंड इवेलुएशन। इसके बाद है लिटरेरी एक्टिविटीज़ में एक और चीज़ आ जाता है, वो है स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन में क्या होता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आइडियाज़। दे वर्क हार्ड टू प्रिपेयर आर्टिकल्स फॉर द मैगजीन। दिस डेवलप्स देयर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इट इम्प्रूव्स द लैंग्वेज of the students. It's the oldest and most common form of school publication. तो देखिए इससे क्या होता है, डिबेट में हमने जाना कि उसमें ओरल एक्सप्रेशन होता है, हम ज़बानी बोलते हैं। तो ये जो स्कूल मैगज़ीन है, ये मीडियम है रिटन एक्सप्रेशन का। इसमें क्या है, बच्चा अलग अलग तरह की राइटिंग को पब्लिश करवा सकता है, और इससे क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब बच्चा अपनी लिखी हुई कोई भी चीज़, आर्टिकल या पोइट्री या शॉर्ट ऐसे वगैरह, इन सब चीज़ों को स्कूल मैगज़ीन में देखता है ना, स्कूल मैगजीन में छपा हुआ देखता है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। इससे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मैगजीन के लिए, आर्टिकल प्रिपेयर करने में। इससे उनका जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाता है, और बेटा उनकी लैंग्वेज भी बेटर हो जाती है। इसके बाद है पर्पस, एडवांटेज या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, या हम एम्स भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे एक्सप्रेसिव वैल्यू और एक्सप्रेसिव पर्पस। तो स्कूल मैगजीन सच एज मैगजीन्स, न्यूज़ बुलेटिन, वॉल मैगजीन्स प्रोवाइड ए नेचुरल एंड पावरफुल मोटिव फॉर प्रैक्टिस इन द आर्ट ऑफ रिटन फॉर्म। तो इनमें क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखा, ये हम रिटन फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको। तो स्कूल मैगजीन जो है ये एक अच्छा और सही मीडियम है बच्चे के रिटन एक्सप्रेशन को एक्सपोजर देने के
लिए ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। इससे क्या होता है, बच्चे में सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलप हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट राइटिंग कर सकता है, वो खुद पढ़ सकता है। तो ये वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो इन स्कूल मैगजीन्स की वजह से एक बच्चे में आती हैं। दूसरा है इसका क्रिएटिव वैल्यू। स्कूल मैगजीन्स इनेबल द पीपल्स टू राइट पोएम्स, स्टोरीज, स्किट्स, एसेज, स्केचेस एंड अदर आर्टिकल्स एंड thus गिविंग गिव्स ट्रेनिंग इन क्रिएटिव राइटिंग। इनसे क्या होता है कि आगे जाके फ्यूचर में ये कई रास्ते खोलती है ये क्रिएटिविटी की, क्योंकि जब वो खुद एसेज लिखेंगे, स्केचेस लिखेंगे या खुद पोएम्स लिखेंगे, स्टोरीज लिखेंगे, इससे क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उनकी सोचने का नज़रिया बढ़ जाता है। इसके बाद है वोकेशनल पर्पस। School magazines may lead to such vocations as editing, journalism, publishing and literary writing. After school they can get in these professions. देखिए, अगर बच्चा फ्रीक्वेंटली स्कूल मैगजीन्स के लिए कुछ न कुछ लिखता हो या कोई ना कोई आर्ट वर्क उसमें पब्लिश होता है, तो इससे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल लाइफ में बहुत सारी हेल्प मिलती है। उसकी जो वोकेशनल लाइफ है उसको भी बहुत हेल्प मिलती है। तो आफ्टर द स्कूल लाइफ दे कैन गेट इन दिस प्रोफेशन, चाहे ये एडिटिंग हो, जर्नलिज्म हो या पब्लिशिंग हो, इन वाली चीज़ों में उसको एक अच्छा खासा इनको प्रोफेशन इनका अच्छा खासा बन सकता है। इसके बाद है स्वीक पर्पस। स्वीक पर्पस में हम देखते हैं इससे स्कूल मैगजीन जो है ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए, ट्रेनिंग इन रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब बच्चा स्कूल मैगजीन में लिखता है तो इसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं कि वो जो भी लिखे वो बिल्कुल सही हो, और इस पूरे प्रोसेस में अगर उसको जो ड्यूटी दी जाएगी तो वो इसमें एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बन जाता है। तो इससे क्या होता है, इस वाली चीज़ से बच्चा एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बन जाता है। इसके बाद है पब्लिसिटी वैल्यू। पब्लिसिटी वैल्यू में हम ये देखेंगे किसी भी स्कूल की पब्लिसिटी के लिए एक अच्छा सोर्स है ये स्कूल मैगजीन जो है, ये एक अच्छा सोर्स है किसी भी स्कूल की पब्लिसिटी के लिए, एक अच्छा मीडियम है। तो स्कूल मैगजीन जो है दे प्रोवाइड और दे फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल एंड अदर स्कूल्स, स्कूल एंड हायर अथॉरिटीज़ एंड स्कूल एंड पब्लिक। ये लिंक प्रोवाइड करते हैं एक स्कूल का दूसरे स्कूल की तरफ या एक स्कूल का हायर अथॉरिटीज़, ये इनके बीच एक लिंक प्रोवाइड करता है बेटा। तो इसके बाद है प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम। तो देखिए बेटा, अगर आप घर में कुछ बैठे होंगे या स्कूल में या लाइब्रेरी कहीं पे आप बैठे हुए होंगे, तो आप उस टाइम का अच्छे से आप फ़ायदा उठा सकते हो। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। इससे क्या होता है, इससे आपको आउटसाइड द वर्ल्ड आपको नॉलेज प्रोवाइड होती है, और इससे क्या होता है, आपकी मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो डेवलप हो जाती है, और इससे क्या होता है, आपकी नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये एक फाउंडेशन है, इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और इससे क्या होता है, फ्रेंडशिप कैन बी लेड बाय एक्सचेंजिंग मैगजीन्स विद स्कूल्स इन अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज। अगर हम मैगजीन्स एक्सचेंज करेंगे तो देखिए बेटा, हमने देखा स्कूल मैगजीन्स क्या है, इसके पर्पस क्या है। पहला एक्सप्रेसिव वैल्यू, क्रिएटिव वैल्यू हमने देखा, वोकेशनल पर्पस भी, स्वीक और पब्लिसिटी वैल्यू भी हमने देखा, और हमने ये वाले पॉइंट्स भी अच्छे से डिस्कस किए। इसके बाद है लिटरेरी एक्टिविटीज़। इसमें हम एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक और टॉपिक हमारा है लाइब्रेरी। Library is defined as any collection of books organized for use. A library's collection may include books, newspaper, films, maps, documents, novels, periodicals, and formats. The library is generally located in the campus of school and college. The main function is to provide resource and research support for the students and teachers. A school without a library is like a body without a soul. देखिए, तो लाइब्रेरी क्या है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बुक्स की कलेक्शन ही नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, उन बुक्स को वहाँ पर संभाल कर रखा भी जाता है। तो लाइब्रेरी को इस तरह से मेंटेन किया जाता है, एक अच्छे तरीके से लाइब्रेरी को मेंटेन किया जाता है। इस तरह से इसकी फंक्शनिंग की जानी चाहिए, इस तरह से इसकी ड्यूटी निभानी चाहिए कि उसके आसपास रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स इन लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों को पढ़ने आए, और उनमें पढ़ने की जो आदत है
है वो ज़्यादा अच्छी बने, वो ज़्यादा परमानेंट बने। तो इसका मेन मकसद, इसका ख़ास मोटिव यही है कि बच्चे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो इसके लिए उनको रिसोर्स मिले। तो ये रिसोर्स उन बच्चों को कहाँ मिलेगी? ये रिसोर्स उन बच्चों को लाइब्रेरी में मिलेंगे। बच्चों में स्टडी हैबिट्स आ जाएंगे, बच्चों में रीडिंग जो है उसको ये लाइब्रेरी की वजह से वो इनकरेज होता है। और जिसमें कोई भी रीडर आकर कंफर्टेबली बैठ सकता है इस लाइब्रेरी में। तो ये गुड लाइब्रेरी जो है ये वेल इक्विप्ड होनी चाहिए और उसमें किताबें इस तरह से रखी जानी चाहिए कि पढ़ने वाले को उनको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये एक लाइब्रेरी मेंटेन होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी को कहा गया है एक स्कूल, अगर लाइब्रेरी के बगैर होगा तो उसको कहा गया है बॉडी विदाउट सोल, यानी कि एक इंसान में रूह ही नहीं होगी तो उस एक बॉडी में रूह ही नहीं होगी तो उस बॉडी का क्या फ़ायदा जिसमें रूह नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे बेटा इंटेलेक्चुअल फंक्शन। देखिए, लाइब्रेरी जो होती है ये बच्चों की इमेजिनेशन, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को क्या करती है? उसको स्टिमुलेट करती है। बच्चों की इमेजिनेशन जो होती है, बच्चों की रीजनिंग, बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी आर्गुमेंटेशन को ये लाइब्रेरी क्या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब बच्चा इन डेप्थ रीडिंग करता है तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी जो होती है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है इस लाइब्रेरी का। इसके बाद है रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट में आप देखिए, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो? वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो। इससे आप में रीडिंग हैबिट्स आ जाती है, इससे आपको लव फॉर रीडिंग भी हो जाता है। इसके बाद है क्रिएटिव वैल्यू। क्रिएटिव वैल्यू में आप देखिए, दे आर स्टिमुलेटेड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मेक यूज़ ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन देयर क्रिएटिव एंड ओरिजिनल राइटिंग। देखिए, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में जाओगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका माइंड उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, आप में ज़्यादा उतनी क्रिएटिव आ जाएगी, आप में उतनी ज़्यादा ओरिजिनल थिंकिंग आ जाएगी। इसके बाद है लिंग्विस्टिक फंक्शन। लिंग्विस्टिक फंक्शन में आप देखिए कि बच्चा बार बार बुक्स को पढ़ने से क्या होता है? बच्चे नए नए वोकैबुलरी हासिल करता है, उसका जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो बढ़ जाता है, वो टेक्स्ट को अच्छे से रीड कर सकता है, वो टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है और वो रेफरेंस बुक्स भी पढ़ता है जिससे जो उनको अच्छे से फिर समझ में आएगी, यानी कि वो अच्छे से समझ भी सकता है और अच्छे से बोल भी सकता है। उसी को हम लिंग्विस्टिक फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद है रिक्रिएशनल फंक्शन। इसमें हम देखेंगे जब लाइब्रेरी में बच्चा बैठकर पढ़ता है तो सिर्फ वो अपनी टेक्स्ट बुक्स को ही पढ़ता है, बट इन टेक्स्ट बुक्स के अलावा वहाँ पर और भी किताबें भी पढ़ता है, चाहे स्टोरी बुक्स हो, नॉवेल्स हो। यानी कि लाइब्रेरी जो है इट डेवलप्स अ टेस्ट इन रीडिंग नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन बट फॉर प्लेजर, यानी कि खुशी हासिल करने के लिए, उसके दिल को सुकून करने के लिए वो फिर पढ़ता है। इसी तरह से लाइब्रेरी का ये और फंक्शन बनता है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री फंक्शन। सप्लीमेंट्री फंक्शन में हम देखेंगे लाइब्रेरी रीडिंग सप्लीमेंट्स द क्लास वर्क एंड इट प्रमोट्स फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तो होगी ही, क्योंकि जब बच्चा लाइब्रेरी में जाएगा, अपनी पसंद की बुक्स पढ़ेगा तो सेल्फ स्टडी की हैबिट को तो प्रमोशन ही मिलेगा। तो जो नॉलेज हमारी टेक्स्ट बुक्स में दी जाती है ये लाइब्रेरी को भी सप्लीमेंट करती है, जिससे उनके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते हैं और उनको ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाती है। इसके बाद है कल्चरल फंक्शन। कल्चरल फंक्शन में हम देखेंगे लाइब्रेरी में बहुत सारी और बहुत तरह की बुक्स रखी हुई होती हैं। तो ये अलग अलग तरह की बुक्स जो हैं बच्चों की जो कल्चरल नॉलेज है उसको वास्ट करती हैं, क्योंकि उन बुक्स में हर तरह की नॉलेज होती है। जब ये बुक्स बच्चा पढ़ता है तो उसको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड होती है कि अपने कल्चर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जो लाइब्रेरी है ये एक ग्रेट सोर्स है, इट्स ए ग्रेट सोर्स फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रेडिशन ऑफ कल्चर।
इसके बाद हम देखेंगे हमने इसका इंटेलेक्चुअल फंक्शन देखा। इससे क्या होता है, रीडिंग हैबिट आ जाती है एक बच्चे में। क्रिएटिव वैल्यू भी हमने डिस्कस किया। लिंग्विस्टिक फंक्शन भी हमने देखा। रिक्रिएशनल फंक्शन भी हमने देखा। हमने सप्लीमेंट फंक्शन भी देखा और कल्चरल फंक्शन भी हमने देखा। तो ये वाला जो है ये इसका पहला पार्ट है। हम जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे नॉन लिटरेरी में जो भी आता है, सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे फिजिकल या एस्थेटिक एंड कल्चरल, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।